हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट टेक्निकल चैनल एम टेक। मैं हूं इंजीनियर राहुल वाजपेयी और आप मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे आज के इस वीडियो लेक्चर में, जो कि वाहन उत्सर्जन एवं नियंत्रण प्रणाली के ऊपर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की इस क्लास को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानेंगे कि वाहन उत्सर्जन और नियंत्रण प्रणाली है क्या। वाहन उत्सर्जन से तात्पर्य है कि जब ऑटोमोबाइल जब रोड पर चलते हैं तो उनके द्वारा कौन कौन से प्रदूषक उत्सर्जित होते हैं, प्रदूषण करने वाले कौन कौन से तत्व जो है ऑटोमोबाइल से इमिट होते हैं। ठीक है, उनकी स्टडी करना कहलाता है वाहन उत्सर्जन सिस्टम। ठीक है, और नियंत्रण क्या होता है? नियंत्रण मतलब जो उससे जो प्रदूषण करने वाले तत्व ऑटोमोबाइल से जो इमिट हुए उसको कंट्रोल किस तरह से किया जाएगा, इस सिस्टम की स्टडी को हम लोग बोलते हैं इमिशन कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो ऑटोमोबाइल उत्सर्जन को 4 दशकों से अधिक के समय से रेगुलेट किया जा रहा है। अधिकांश मोटर वाहन बाजारों में टेल पाइप और एवेपोरेटिव उत्सर्जन मानकों को कुछ हद तक सीमित किया गया है। ऑटोमोबाइल उत्सर्जन सिस्टम में उन सभी तकनीक को हम लोग शामिल करते हैं जिनके द्वारा जो एयर पोल्यूशन होता है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उन सभी सिस्टम की हम जो है इसमें इंक्लूड करते हैं। अब हम लोग जानेंगे कि भारत स्टेज और आप सिस्टम क्या होता है। ठीक है, ऑटोमोबाइल से वायु प्रदूषकों के उत्पादन को रेगुलेट करने के लिए भारत सरकार द्वारा उत्सर्जन मानकों को स्थापित किया गया था। यूरोपीय नियमों यूरोनॉर्म्स के आधार पर BS फर्स्ट को सन 2000 में पेश किया गया। कुछ अन्य नियम सन 1983 से थे। ठीक है, एक्चुअली कहता है कि पॉल्यूशन जो है सन 2000 के आसपास बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए BS फर्स्ट को इंट्रोड्यूस किया, जो कि यूरो नॉर्म्स के ऊपर बेस्ड थे। इस टेबल में जो आपको दिख रहा है, ये टेबल बनी हुई है, जो BS1, BS2, BS3, BS4 के में जो है कितना गाड़ी जो है CO, HC, नॉक्स और सल्फर कंटेंट इमिट कर सकती है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, आज के समय में BS6 इंडिया में रेगुलेट हो रहा है। ठीक है, तो या इसमें BS6 का मैंने डाटा नहीं शो किया है, तो यहाँ पर BS4 तक शो हो रहा है। और ये जो है यूरो नॉर्म्स के अकॉर्डिंग इसको टेबल को तैयार किया गया है। नेक्स्ट हम जानेंगे कि जो BS होता है यानी भारत स्टैंडर्ड नॉर्म्स और यूरो नॉर्म्स में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, भारत स्टैंडर्ड नॉर्म्स और यूरो नॉर्म्स दोनों एक जैसे ही होते हैं, मतलब इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इसको आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यूरो नॉर्म्स की जो गाड़ी होगी वो जितना जो है यूरो नॉर्म से मान लेते हैं कि यूरो 4 की जो गाड़ी होगी वो जितना CO इमिट कर रही है, तो इंडिया में BS4 की गाड़ी भी उतना CO इमिट कर सकती है। बस अंतर इतना है कि उसको जो आपने उसका जो टेस्टिंग प्रोसीजर था वो अलग अलग होगा। इंडिया में जो टेस्टिंग प्रोसीजर होता है वो 24 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया जाता है, और इसके लिए हाई स्पीड होती है। मतलब इसके लिए जो आप स्पीड लेके चलते हैं वो होती है 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वहीं यूरोपियन कंट्री में जहाँ यूरोनॉर्म्स जो है बेस टेस्टिंग की जाती है, तो वहाँ के लिए जो टेम्परेचर है वो रहता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड टेम्परेचर जो मतलब आपको जितने भी CO, HC और नॉक्स से संबंधित टेस्ट आपको करने हैं, तो उसके लिए आप जो है इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और जो है मैक्सिमम वहाँ पे जो स्पीड रहेगी, आपकी स्पीड आपकी 120 किलोमीटर पर आवर के आसपास होनी चाहिए। यही दोनों में अंतर है और जिसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। मतलब आपको दिमाग में सेट कर लेना है कि BS और यूरो नॉर्म्स दोनों एक ही हैं, इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस डिफरेंस है कि इनके जो आप टेस्टिंग कर रहे हैं, टेस्टिंग प्रोसीजर है, उसके जो कंडीशंस हैं वो अलग अलग होती हैं यूरोप में और इंडिया में। ठीक है, तो इंडिया में जो है आपको अभी BS6 चल रहा है। ठीक है, और अधिक जैसे BS4 से अगर आप BS6 पे आ रहे हैं, तो मतलब BS6 का मतलब क्या है कि BS4 से वो जो है कम इमिशन कर रहा होगा। जो BS6 वाली जो गाड़ी होंगी वो BS4 के कंपैरिजन में लेस पॉल्यूशन इमिट करेंगी। ठीक है, लेस जो है इन्वायरमेंट को जो है कम पॉल्यूट करेंगी, ये अंतर होता है। ठीक है, जैसे जैसे इनका नंबर बढ़ता जाएगा ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती जाएंगी।
ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि एयर पोल्यूशन क्या होता है। एयर पोल्यूशन से तात्पर्य है कि इन्वायरमेंट में किसी भी ऐसे तत्व का शामिल हो जाना जो हमारे ग्रह पर, जीवन पर हानिकारक प्रभाव डाले, उसको हम लोग जो है पॉल्यूटेंट बोलेंगे, ठीक है। और आईसी इंजन के अलावा अन्य सोर्स जैसे कि इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इंडस्ट्रियल एंड हाउस होल्ड उपभोक्ता भी जो है एयर पोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो अब एयर पॉल्यूशन का जो मेजर सोर्स है वो आपका है ऑटोमोबाइल इमिशन, ठीक है। ऑटोमोबाइल इमिशन जो है करीब करीब 28% कंट्रीब्यूट करता है, जो है एयर पॉल्यूशन जो हो रहा है टोटल, उसमें ऑटोमोबाइल का कंट्रीब्यूशन 28% के नियर अबाउट है। आपको ये याद रखना है। क्वेश्चन आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जो ऑटोमोबाइल का जो पॉल्यूशन में कितना कंट्रीब्यूशन है। तो आज के समय में करीब करीब आपका अप्रॉक्सीमेट 28% के आसपास कंट्रीब्यूट, जो टोटल है उसमें 28% के आसपास ऑटोमोबाइल का है। 51% आपका इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन जो है वो 51% के आसपास है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि ऑटो उत्सर्जन के सोर्स कौन कौन से हैं। इस डायग्राम में आपको दिखेगा। एक आपका होता है एवापोरेटिव इमिशन, ठीक है। जो फ्यूल जो होता है एवापोरेट होके जो सीधा एटमॉस्फेयर में जाता है उसको हम लोग बोलेंगे एवापोरेटिव इमिशन। एक होता है आप जो फ्यूल जो है गाड़ी में डलवाने गए तो उस समय जो इन्वायरमेंट में लीक हो गया उसको हम लोग बोलेंगे जो है रिफ्यूलिंग लॉसेस की कैटेगरी में आएगा। और एक आपका होता है टेल पाइप द्वारा जो उत्सर्जन हुआ, ठीक है, वो आपको कहलाएगा टेल पाइप एमिशन, ठीक, या एग्जॉस्ट एमिशन। अब इस जो है या इस वाली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि ऑटोमोबाइल एमिशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल एमिशन 3 प्रकार का होता है। पहला आपका है एग्जॉस्ट एमिशन, सेकंड है आपका एवापोरेटिव एमिशन, और थर्ड वन है आपका है क्रैंकेस एमिशन, ठीक है। तो अब बात करते हैं एग्जॉस्ट एमिशन को फर्दर क्लासिफाई किया गया है कि एग्जॉस्ट एमिशन कितने प्रकार का होता है, ठीक है। तो एग्जॉस्ट एमिशन में सबसे पहला है आपका हाइड्रोकार्बन इमिट होंगे इसमें, सेकंड आपका है ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, थर्ड है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फोर्थ वन है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। अब हम बात करेंगे एवापोरेटिव एमिशन कितने प्रकार का होता है। तो एवापोरेटिव एमिशन जो है वो भी 4 प्रकार का होता है। फर्स्ट है डायगोनल लॉसेस, सेकंड आपका है रनिंग लॉसेस, थर्ड है आपका हॉट शॉक लॉसेस एंड फोर्थ वन आपका है रिफ्यूलिंग लॉसेस, ठीक है। और ये क्रैंकेस एमिशन है ही, इसमें एक ही प्रकार होता है। तो अब एक एक करके हम लोग इन सभी के बारे में डिटेल में जानेंगे कि ये जो है किस केस में इमिट होते हैं। पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं यहाँ पे बढ़ने से पहले कि कम्बशन के मतलब पूर्ण दहन और अपूर्ण दहन क्या होता है और इसका मिशन पे क्या प्रभाव पड़ता है। पूर्ण दहन से मतलब है कंप्लीट कंबशन और अपूर्ण दहन से मतलब है इनकम्प्लीट कंबशन। अगर जो फ्यूल आपने सिलेंडर में भेजा, ठीक है, तो अगर वो कंप्लीटली बर्न हो रहा है, मतलब कंप्लीटली उसका कंबशन हो रहा है, तो जो बाई प्रोडक्ट मिलेगा वो आपको मिलेगा CO2 और पानी, ठीक है। वहीं दूसरा केस अगर जो है फ्यूल जो सिलेंडर में भेजा गया उसका कंप्लीट कंबशन नहीं होता है, तो वहाँ पे जो बचता है लास्ट में वो बचेगा आपका कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, अनबर्न हाइड्रोकार्बन, ठीक है, और CO2 तो आपका रहेगा ही रहेगा। और तो ये चीज़ हैं, तो आप समझ सकते हैं कि अगर फ्यूल पूरी तरह बर्न नहीं होता है तो CO2 और पानी के अलावा जो है अनबर्न हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड आपको एक्स्ट्रा मिलता है। और ये तीनों चीज़ें न केवल एटमॉस्फेयर बरन साथ साथ ह्यूमन बीइंग के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, ठीक है। तो जो है अपूर्ण दहन जो है इनकम क्या नाम है ऑटोमोबाइल एमिशन के लिए एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। अगर कंबशन जो है पूरा हो जाएगा, अगर पूरा होता है, ठीक है, तो एमिशन काफ़ी हद तक कम हो जाता है। अगर कंबशन पूरा नहीं होता है तो पॉल्यूशन बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि निकास पाइप या एग्जॉस्ट पाइप के द्वारा जो एमिशन होता है कितने प्रकार का होता है। मैंने आपको आइडिया दे दिया था, यहाँ पे एक करके इनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला हाइड्रोकार्बन है, सेकंड है नाइट्रोजन के ऑक्साइड, थर्ड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फोर्थ वन कार्बन डाइऑक्साइड।
हम बात करें हाइड्रोकार्बन के बारे में। हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन का परिणाम तब होता है जब इंजन में ईंधन के अणु केवल आंशिक रूप से जलते हैं या जलते ही नहीं है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जमीनी स्तर के ओजोन बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, जो स्मोक का एक बहुत बड़ा कारण है। ठीक है, ओजोन आंखों को परेशान करता है, फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है और श्वसन संबंधी समस्याओं को बढ़ाता है। ये हमारी सबसे व्यापक और अचूक शहरी वायु प्रदूषण समस्या है। कैंसर पैदा करने की क्षमता के साथ कई निकास हाइड्रोकार्बन भी विषाक्त हैं। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन आप जान ही गए हो कि हाइड्रोकार्बन एक तो क्या है कि अगर फ्यूल, वो मैंने आपको पहले बताया था, कंप्लीटली जो है बर्न नहीं होता है तो आपको अनबर्न हाइड्रोकार्बन मिलेंगे। ठीक है, ये कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, स्मोक के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, श्वसन संबंधी प्रॉब्लम के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, ओजोन लेयर डिप्लेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे नाइट्रोजन ऑक्साइड के बारे में। एक इंजन में उच्च दबाव और तापमान की स्थिति में हवा में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन परमाणु विभिन्न नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाने के लिए प्रतिक्रिया करते हैं, जिसे सामूहिक रूप से नॉक्स के रूप में जाना जाता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड हाइड्रोकार्बन की तरह ओजोन के निर्माण के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और वे एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो ये बात होगी नॉक्स की। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड अपूर्ण दहन का है, वही मैंने बात आपको बताया था, इनकम्प्लीट कम्बशन का ही एक जो है प्रोडक्ट है। ये तब होता है जब इंजन में कार्बन को पूरी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड के वाष्पिक के ऑक्सीकरण के बजाय आंशिक रूप से ऑक्सीकरण किया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड रक्त प्रवाह में ऑक्सीजन के प्रभाव को कम करता है। देखिए कितना हार्मफुल है। ठीक है, ऑक्सीजन फ्लो को ह्यूमन बॉडी में कम कर देता है और विशेष रूप से हार्ट संबंधी जो समस्याओं से जो पर्सन जूझ रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है ये कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक, तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो इनकम्प्लीट कम्बशन के बाद जो प्रोडक्ट मिल रहे थे वो ह्यूमन और एटमॉस्फेयर के लिए किस तरह से जो है हार्मफुल है। लास्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड हाल के वर्षों में अमेरिकी पर्यावरण एजेंसी EPA ने कार्बन डाइऑक्साइड परिपूर्ण दहन के एक उत्पाद को प्रदूषण चिंता के रूप में देखना शुरू कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड मानव स्वास्थ्य को सीधे प्रभावित नहीं करता है, लेकिन यह एक ग्रीन हाउस गैस है जो पृथ्वी की गर्मी को बढ़ाता है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग की क्षमता में भी योगदान देता है। ये सभी लोग, आप सब लोग इसको पढ़ के आए हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है। CO2 तो निकल ही रही है। ठीक है, कंप्लीट कंबशन में भी आपको CO2 मिलती है और इनकम्प्लीट तो आपको मिल ही रही है। ठीक है, तो CO2 का निकलना जो है जो अर्थ है, अर्थ के तापमान को लगातार बढ़ा रहा है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो ये बात हो गई। हमारा जो एग्जॉस्ट पाइप के द्वारा जो पॉल्यूटेंट निकल रहे थे उसके बारे में हमने यहाँ पे डिटेल में बात कर ली है। अब हम लोग बात करेंगे कि जो वाष्पीकरण या इवोपरेटिव एमिशन के द्वारा जो प्रोडक्ट निकल रहे थे उसके बारे में भी करके बात करते हैं कि किस केस में जो है ये बनते हैं। ठीक है, इनका इफेक्ट होता है। तो ईंधन के वाष्पीकरण से हाइड्रोकार्बन प्रदूषक भी हवा में पहुंच जाते हैं। आज के कुशल निकास नियंत्रण और आज के गैसोलीन फॉर्मुलेशंस के साथ ओजोन का स्तर उच्चतम होने पर वाष्पीकरण नुकसान वर्तमान मॉडल की कारों में हाइड्रोकार्बन प्रदूषण के बहुमत का एक कारण बन सकता है। वाष्पीकरणीय उत्सर्जन कई प्रकार से होता है। फर्स्ट है आपका डायगोनल सिस्टम, सेकंड रनिंग लॉसेस, थर्ड वन हॉट शॉक और फोर्थ वन है ईंधन भरते समय होने वाला लॉस यानी रिफ्यूलिंग लॉसेस। ठीक है, तो अब हम एक एक करके 4 टाइप आपको जब मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, डायगोनल, रनिंग, हॉट शॉक और रिफ्यूलिंग लॉसेस, इनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि कब किस केस में ये होते हैं। आप इसको किस तरह से आपसे अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप थोड़ी सावधानी बरतें तो आपको इस तरह से इसको आप जो है कम किया जा सकता है इसको। पहला है डायगोनल लॉसेस। दिन के दौरान जब टेम्परेचर बढ़ता है तो वहाँ पर जो है उसके साथ गैस का वाष्पीकरण बढ़ जाता है। ठीक है, जो गैस मतलब फ्यूल है, फ्यूल जैसे जैसे दिन का टेम्परेचर बढ़ेगा तो फ्यूल का टेम्परेचर बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, उसका वेपोराइजेशन होने लगता है। ये इंजन टैंक को गर्म करने और गैसोलीन वाष्प को बाहर निकालने में मदद मिलती है इससे। ठीक है, तो दिन के समय क्या है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा है तो आपको कोशिश करनी है कि आपको गाड़ी इस जगह पार्क करनी है, इस जगह पार्क करनी है
जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े, ठीक है, मतलब वहाँ पे हीट कम पड़े। कूल एरिया में कोशिश करनी है कि आपकी गाड़ी की पार्किंग हो, ठंडी जगह पार्किंग करें गाड़ी की आप, तो वहाँ से डायरेक्ट इफेक्ट का जो प्रभाव है कम होगा। सेकंड है आपका रनिंग लॉसेस, गाड़ी के चलने पर इंजन गर्म होता है और जो आपका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है ये क्या करता है, गैसोलीन या पेट्रोल को जो है आपका फ्यूल को वाष्पित कर देता है, ठीक है। तो चीज़ तो होगी, जब गाड़ी चलेगी तो उसके वजह से ये चीज़ तो होना ही होना, रनिंग लॉस तो आपको मिलेंगी, ठीक है। रनिंग लॉस की वजह से क्या होगा, जो फ्यूल टैंक में जो फ्यूल भरा हुआ है तो वो वाष्पीकरण होने लगता है, ठीक है। थर्ड वन है हॉट शॉक। कार जब आप क्या गाड़ी को चला के कहीं पहुंचते हैं, ठीक है, तो गाड़ी के बंद होने के बाद भी इंजन का जो है काफ़ी देर तक गर्म रहता है और ये कार को पार्क करने के बाद भी जो है गैसोलीन का वाष्पीकरण करता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, मतलब जैसे आप गाड़ी को चला के ले गए, गाड़ी आप चला रहे हैं, चलाने के बाद आपने गाड़ी बंद कर दी, मतलब बंद करने के बाद आपने गाड़ी को पार्क कर दिया, तो उसके बाद भी इंजन का जो तापमान था एकदम से कम नहीं होता है और वो उसका तापमान काफ़ी टाइम तक जो है बढ़ा रहता है और जो इसकी वजह से क्या होता है, फ्यूल के जो वाष्पीकरण है वो जारी रहता है, क्रिया है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं हॉट शॉक। थर्ड वन है, लास्ट वन हमारा है इसमें, ईंधन भरते समय होने वाला लॉस है, रिफ्यूलिंग लॉसेस, ठीक है। तो गैसोलीन वाष्प हमेशा इंजन टैंक में या फ्यूल टैंक में मौजूद रहते हैं। जब आप रिफ्यूलिंग कराने के लिए उसका कैप ओपन करते हैं तो क्या होता है, जो वाष्प उसमें मौजूद है वो निकल जाती है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिफ्यूलिंग लॉसेस, ठीक है। तो रिफ्यूलिंग लॉसेस मतलब आप चीज़ समझ सकते हैं, जो वाष्प टैंक में थी उपस्थित, तो आप जब रिफ्यूलिंग कराने के लिए गए तो वाष्प क्या होगी, वो निकल जाती है एटमॉस्फेयर में। इस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं रिफ्यूलिंग लॉसेस। लास्ट वन इसमें है थर्ड टाइप, क्रैंकेस इमिशन। क्रैंकेस इमिशन क्या होता है, इसको बात करते हैं हम लोग जरा। पिस्टन उसकी पिस्टन रिंग को स्लाइडिंग पिस्टन और सिलेंडर की दीवारों के बीच, ठीक है, सील बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है। हालांकि व्यवहार में हमेशा कुछ जो है कंप्रेस चार्ज और जले हुए संपीड़न और जले हुए धुएं कंप्रेस्ड और पावर स्ट्रोक के दौरान क्रैंकेस में लीक होकर पहुंच जाते हैं। ये गैसें आमतौर पर एयर फ्यूल मिश्रण और हाइड्रोकार्बन या जले हुए दहन के उत्पाद CO2, H2O या CO होते हैं। ये उत्पाद जो है लुब्रिकेंट ऑयल को भी पॉल्यूट कर देते हैं, ठीक है, उनकी इफिशिएंसी को भी ख़राब कर देते हैं। ये चित्र में आप देखिए, ये वाला जो ब्लो बाई गैसेस क्या होती हैं, जो जली हुई गैस जो होती हैं, ठीक है। तो ये जो है आपका कंप्रेशन स्ट्रोक के दौरान जब पिस्टन आपका ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, साइड से लीक होके इसमें आ रहा है, साइड से लीक होके। अब ये क्रैंकेस है, क्रैंकेस में लीक होके आ गई ब्लो बाई गैसेस, ठीक है। तो ये आके इसमें क्या होगा, क्रैंकेस में आ गई हैं और क्रैंकेस में जब कल इंजन ऑयल रखा हुआ है उसको जो पॉल्यूट कर देंगी। ये सेकंड वाला टाइप क्या है, ब्लो बाई ड्यूरिंग द पावर स्ट्रोक, ठीक है। जब पावर स्ट्रोक में क्या हुआ, जब पावर स्ट्रोक में जो इंजन को पावर मिली तो जो है ये यहाँ से जो है जो जो आपकी जली हुई गैसेस हैं वो यहाँ से आपका लीक होके इसमें आ जाएंगी, आपका जो क्रैंकेस में लीक कर देंगे। तो दो केस हैं आपका, पहला क्या है आपका, जब आप फ्यूल को कंप्रेस कर रहे थे एट द टाइम ऑफ कंप्रेशन स्ट्रोक, तो कंप्रेशन स्ट्रोक में जब कंप्रेस कर रहे हो तो सिलेंडर और पिस्टन के बीच में जो गैप है उस गैप से होके ये क्रैंकेस में आ रही है। सेकंड क्या है कि जब जो है आपका फ्यूल बर्न हो गया, ठीक है, पावर स्ट्रोक में, तो जब पिस्टन आपका TDC से BDC की ओर जब गति करेगा तो उस समय ये जो गैसेस हैं, इस जो है जली हुई गैसें यहाँ से सिलेंडर और पिस्टन के बीच की जो गैप है उससे निकल के इसमें क्रैंकेस में आ जाएंगी और इंजन ऑयल को ख़राब करेंगी, प्रदूषित करेंगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे जो आपका एग्जॉस्ट इमिशन है, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड दहन प्रक्रिया के दौरान अपूर्ण दहन के फलस्वरूप बनते हैं, हमने वहाँ बात कर ली थी, और टेल पाइप से वायुमंडल में उत्सर्जित हो जाते हैं। गैसोलीन के बाष्पीकरण और ऑटोमोबाइल के क्रैंकेस के वेंटिलेशन के परिणाम स्वरूप भी हाइड्रोकार्बन उत्सर्जित होते हैं। निकास उत्सर्जन के नियंत्रण के तरीके मोटे तौर पर दो श्रेणियों में विभाजित किए गए हैं, रोकथाम और विनाश, ठीक है।
रोकथाम से मतलब क्या है कि आप इस तरह के आप इंजन डिज़ाइन कीजिए जिस तरह से, जिसके वजह से जो है इनका इमिशन कम हो जाए। सेकंड क्या है, विनाश से तात्पर्य है कि जब एक बार बन भी गए हैं, जो आपके पोल्यूटेंट बन गए हैं, तो उनको जो है एटमॉस्फेयर में निकलने से पहले ही उनको ट्रीट कर दिया जाए और उसे लेस हार्मफुल पॉल्यूटेंट में कन्वर्ट किया जाए। इसके लिए कई सारे जो है डिवाइसेस आज के समय में अवेलेबल हैं, जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर, ठीक है, ईजीआर, इस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। इनके द्वारा इनको जो है इनको मतलब इनको जो है ट्रीट किया जा रहा है, ठीक। निकास गैस पुनर्चक्रण जो मैंने अभी बात की थी, ईजीआर, जहाँ एग्जॉस्ट गैस का थोड़ा सा भाग इनलेट मैनीफोल्ड में पुनः भेजा जाता है, तो यह फ्रेश मिश्रण के साथ मिलता है और ये क्या करता है, नॉक्स को कम कर देता है, जो नॉक्स बन रहे थे, ठीक है। नॉक्स का आपको मैंने बताया था, नॉक्स कब बनता है, जब इंजन का तापमान बढ़ता है 62 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ज़्यादा होने लगता है तो नॉक्स बढ़ने लगते हैं। तो जैसे ही क्या होता है, नॉक्स बढ़ने लगता है, मतलब तो क्या होता है कि आप जान गए कि इंजन का तापमान बढ़ रहा है, तो जलीय गैस जो होती हैं वो फ्रेश हवा के साथ भेज जाती हैं। उससे क्या होगा, एफिशिएंसी कम होगी, इंजन की एफिशिएंसी कम होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर डाउन होगा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है, नॉक्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। और एक आपको मैंने बता ही दिया था, कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में बता दिया है, और अन्य चीज़ें जैसे पीसीबी वाल्व है, चारकोल कनेक्टर इत्यादि भी इस चीज़ मतलब जो है एमिशन कंट्रोल के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे अच्छे तरीके से, कि उसमें हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा वहाँ पे हम इन्हीं मेथड्स के बारे में स्पेशली सेपरेट बात कर लेंगे। एक बार कैटालिटिक कन्वर्टर के बारे में बात हो जाएगी, एक बार हम लोग ईजीआर के बारे में बात कर लेंगे, पीसीबी वाल्व के बारे में बात कर लेंगे, चारकोल कनेक्टर के बारे में बात कर लेंगे, चीज़ क्या होती है और किस तरह से पॉल्यूशन को कंट्रोल करती हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।